अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, बहुत ही मजे में होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको मालूम है, यहां पे मैं भी आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूं और हमने यहां एक ऐसी सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम केमिस्ट्री 11th क्लास की केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड स्पेसिफिक आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। हमने अभी तक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री किया, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर भी किया। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट लेक्चर रहेगा और हम यहां पे सिर्फ बोर्ड स्पेसिफिक किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से आंसर लिखना है, मुझे कोई डिटेल में यहां नहीं पढ़ाना है। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला लेक्चर रहेगा, पहला टॉपिक रहेगा, दैट इज बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और आपको कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे, सिंपली व्हाट आर द डिफरेंट पोस्टुलेट्स पॉइंट्स ऑफ द बोहर्स मॉडल। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर और आज के लेक्चर का पहला टॉपिक बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम जो है मेरा बच्चा, इस बोहर्स मॉडल को दिया था नील बोहर ने, इसीलिए बोहर्स मॉडल कहते हैं। नील बोहर ने दिया था 1913 में। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है बेटा, जो पहली ही लाइन मैंने यहां पे नोट की है, इट इज द फर्स्ट मॉडल बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। बोहर ने अपनी जो थ्योरी दी, बोहर ने अपना जो मॉडल दिया, यह पहला ऐसा मॉडल है जिसमें बताया गया कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। इससे पहले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, यह किसी ने नहीं बताया था। तो इसीलिए हम ये कहेंगे बोहर्स मॉडल जो है ये पहला मॉडल है जिसमें बताया गया कि जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। अब सवाल है, सर ये क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? अगर हम कहते हैं कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, तो क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? देखो, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है डेफिनिट डिस्क्रीट वैल्यूज, जिसकी कोई डिस्क्रीट वैल्यू होगी। सर ये डिस्क्रीट वैल्यू का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। अगर हम जाएंगे मार्केट, मान लीजिए अगर हम मार्केट जाएंगे, हमें मार्केट से क्या लाने हैं? हमें मार्केट से बिस्किट पैकेट लेना है। ठीक है बेटा, हमें मार्केट से एक बिस्किट पैकेट लाना है। अब अगर हम उसकी बेटा प्राइस पूछते हैं उसे, वो कहता है 5 रुपए वाला बिस्किट है, या कहेगा 10 रुपीज का है, या 15 का, या 20 का। ठीक है ना? अगर आप उसे कहोगे नहीं मुझे 0.75 पैसे वाला दीजिए, क्या ये कंपनी ऐसा बिस्किट पैकेट बनाती है? नो। अगर आप उसे कहेंगे मुझे 1.73 पैसे वाला बिस्किट पैकेट चाहिए, क्या मार्केट में मिलेगा? नहीं, क्योंकि कंपनी में एक रूल होता है, उनका अपना फंडा होता है, वो एक डेफिनिट वैल्यू, डेफिनिट पैकेट बेटा बनाते हैं। इसी तरह नेचर के अपने फंडे होते हैं और नेचर में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है उसके भी डिस्क्रीट डेफिनिट वैल्यूज होते हैं और सारे के सारे वैल्यूज पॉसिबल नहीं होते हैं। आप कहेंगे 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, क्या ये सारे वैल्यूज एनर्जी वैल्यूज इलेक्ट्रॉन के हो सकते हैं? नो, कुछ डेफिनिट वैल्यूज, इसी को कहते हैं क्वांटाइज्ड। आई बात समझ में? ओके, तो बोहर्स मॉडल पहला मॉडल है जिसमें क्या बताया गया बेटा? जिसमें बताया गया कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है। ये बेटा पहली बात होगी। ठीक है, तो चलो हम पहले इस पॉइंट को अब रब करते हैं। अब ये पॉइंट डिस्कस किए। पहला पॉइंट मैंने बता दिया, बोहर मॉडल जो है ये नील बोहर ने दिया 1913 में और ये पहला मॉडल है विच इज बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। बेटा दूसरी बात जो है, जो बोहर का मॉडल है ना, बोहर ने अपना मॉडल बेटा दिया था ऑन द स्टडीज
वो स्टडीज करी गई थी हाइड्रोजन पे, ठीक है। बोहर ने जो अपना मॉडल दिया था वो हाइड्रोजन पे स्टडी करके दिया था, हाइड्रोजन पे रिसर्च करके दिया था, इसीलिए इस मॉडल को कहते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। और ये जो मॉडल है या तो ये हाइड्रोजन के लिए वैलिड है या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए। अब ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का मतलब क्या है? हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक होता है ना बच्चा। जितनी भी स्पीशीज हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है उनको सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कहेंगे और उनको हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज भी कहेंगे। तो बोहर का जो मॉडल है, बोहर का मॉडल हाइड्रोजन पे वैलिड है, हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। सपोज मैं आपको अगर बताऊं हाइड्रोजन जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अगर हम बेटा He+ की बात करेंगे, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन यहां ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है तो यहां पर भी अब एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया। इसी तरह से Li2+, लिथियम में तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, यहां ऊपर 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए निकालने हैं यहां से तो एक ही बचेगा, तो ये कहलाती है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। इनको क्या कहते हैं हम? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज या सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। इन्हीं पे बोहर का मॉडल एप्लीकेबल है। आई होप आपने यहां तक इसको अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है बेटा, मैंने यहां पे ये पॉइंट नोट किया भी है, आप देखो बेटा, इट इज एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, दैट इज He+, Li2+। हो सकता, देखो यहां पे नीट में भी क्वेश्चन आता है कि बताइए बोहर मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल है, तो जहां सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आप देखोगे वहां पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो, वहां पे ये बोहर्स मॉडल जो है वैलिड है। ओके, अब हम इसके पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं, ठीक है ना बेटा। अब हम इसके पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं। अब ध्यान से यहां पे पोस्टुलेट्स को बेटा समझिएगा। नाउ चलिए बताइए पोस्टुलेट नंबर फर्स्ट क्या है। ये देखो, पोस्टुलेट के electrons move around the nucleus in definite circular orbits called shells, या इनको एनर्जी लेवल्स कहते हैं या इनको स्टेशनरी स्टेट्स कहते हैं। पहला पॉइंट बोहर्स मॉडल का पहला पॉइंट क्या है? बोहर कहता है कि अगर एक एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ये मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर्कुलर पाथ्स में, सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते। सपोज ये मैंने एक बना लिया, इसी तरह से ये एक और सर्कुलर पाथ बनाएंगे। ये इमेजिनरी पाथ्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पे बनाए हुए पाथ्स हैं, नो। हम इमेज देखो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा हाथ जो है ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, तो ये जो पाथ बन रही है ना जहां से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये इमेजिनरी है, ऐसा नहीं कि वहां पे बना हुआ है। हम मान के चलते हैं कि जहां से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो सर्कुलर पाथ है। उनको बेटा नाम दिया गया शेल्स, या बेटा इनको कहते हैं ऑर्बिट्स, या बेटा इनको कहते हैं एनर्जी लेवल्स, या इनको हम कहते हैं एनर्जी लेवल्स, या बेटा इनको कहते हैं स्टेशनरी स्टेट्स। क्या कहते हैं इनको? स्टेशनरी स्टेट्स। आई बात समझ में? यह बोहर का पहला पोस्टुलेट है। बोहर ने कहा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है डेफिनिट सर्कुलर पाथ्स में, उनको कहते हैं ऑर्बिट्स, उनको कहते हैं शेल्स, उनको कहते हैं स्टेशनरी स्टेट्स या एनर्जी लेवल्स। अब एनर्जी लेवल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक सर्कुलर मतलब एक शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उसकी एक डेफिनेट एनर्जी है, तो ये एक एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट करता है। सपोज मैं अगर आपसे कहूं इस तरह से, देखिए बेटा, सपोज ये एक पर्टिकुलर शेल है, ये एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इस एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एक डेफिनेट एनर्जी होती है। तो ये जो शेल है ना बेसिकली ये एक एनर्जी लेवल है। आई बात समझ में? तो याद रखिएगा बोहर ने पहले पोस्टुलेट में क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं डेफिनेट फिक्स्ड ऑर्बिट्स में, जिनको शेल्स कहते हैं, या उनको एनर्जी लेवल्स कहते हैं, या इनको स्टेशनरी स्टेट्स कहते हैं।
नाउ ये जो शेल्स हैं, ये जो एनर्जी लेवल्स है, ये जो स्टेशनरी स्टेट्स है, ये जो ऑर्बिट्स है, इनको बेटा डेजिग्नेट किया जाता है बाय लेटर एल के एल एम एन, या बाय अ क्वांटम नंबर, बेसिकली बाय एन इंटीजर एन। सपोज ये पहली शेल है, ये हो गया एन की वैल्यू फर्स्ट, ये सेकंड शेल है एन की वैल्यू सेकंड, ये थर्ड शेल है एन की वैल्यू थर्ड। तो यहां पे हमने नोट किया हुआ है बेटा, यहां देखिए, अब हम यहां पे कह रहे हैं कि these orbits, जो मैंने अभी बोले ऑर्बिट्स, सर्कुलर पाथ्स, शेल्स, these orbits are designated by integer value n इक्वल टू 1 2 3। मतलब अगर मैं आपसे कहूं n इक्वल टू 1, मतलब ये पहली एनर्जी लेवल है, पहली शेल है, n इक्वल टू 2 ये सेकंड शेल है, n इक्वल टू 3 ये थर्ड शेल है, n इक्वल टू 4 ये फोर्थ शेल है। तो जो ये ऑर्बिट्स हैं, शेल्स है, एनर्जी लेवल्स है, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, डेजिग्नेट करते हैं बाय एन इंटीजर वैल्यू n इक्वल टू 1 2 3 4। आई बात समझ में? या इनको ऐसे भी कहते हैं, सपोज n इज इक्वल टू 1, इसको k शेल कहते हैं, n इज इक्वल टू 2 इसको l कहते हैं, n इज इक्वल टू 3 m कहते हैं, इसी तरह से n इज इक्वल टू 4 उसको n कहेंगे, k l m n। अगर आपको बोलेगा कोई k शेल तो पहली शेल, l शेल तो सेकंड शेल, m शेल तो थर्ड शेल। तो ये था पहला पोस्टुलेट। नाउ व्हाट इज द सेकंड पोस्टुलेट? सेकेंड पॉस्टुलेट जो बोहर का है, दैट इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड, जो मैंने पहले ही समझाया, एंड डज नॉट चेंज विद टाइम। देखो ये क्या कह रहा है, बात को समझ लीजिएगा बेटा। यहां पे मान लीजिए ये कोई ऑर्बिट है, ये कोई शेल है, और यहां सेंटर में है न्यूक्लियस। ये कोई ऑर्बिट है, ठीक है, ये कोई शेल है, आप शेल भी कहते हो उसको, और इसमें बेटा ये इलेक्ट्रॉन है। एक ऑर्बिट में, एक शेल में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है ना, वो बेटा टाइम के साथ चेंज नहीं होती, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, वो फिक्स्ड होती है, उसका एक डेफिनेट डिस्क्रीट वैल्यू होता है। इसको बेटा कहते हैं क्वांटाइज्ड, जो मैंने अभी समझाया। तो जो सपोज हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम की पहली शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब अभी अगर उसकी एनर्जी है मान लीजिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या 10 मिनट के बाद इससे कम होगी? क्या 2 दिन के बाद इससे ज्यादा होगी? नो, बिल्कुल भी नहीं। टाइम के साथ जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो बेटा चेंज नहीं होती। आई बात समझ में? तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, एक पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है, उसका एक डिस्क्रीट डेफिनिट वैल्यू होता है, यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड है और ये टाइम के साथ चेंज नहीं होती। आई बात समझ में? ओके। लेकिन एक बात है, अगर फॉर एग्जांपल बाहर से हमने एनर्जी सप्लाई करी, सपोज मान लीजिए यहां बाहर से एनर्जी सप्लाई की गई, फोटॉन्स ही है ना एनर्जी। अब बाहर से हमने फोटॉन्स सप्लाई किए, ये इलेक्ट्रॉन इस फोटॉन को एब्जॉर्ब करके ऊपर वाली शेल में, ऊपर वाली एनर्जी लेवल में जा सकता है। सपोज अगर ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये पहली एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है, गौर कीजिएगा। सपोज करते हैं इलेक्ट्रॉन इधर है, ठीक है ना बच्चा, ये है n इज इक्वल टू 1, यहां इसकी एनर्जी है E1। अब क्या होगा, अगर बाहर से इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, फोटोन एब्जॉर्ब किया, तो क्या ये अब इस एनर्जी लेवल में रहेगा, लोअर एनर्जी लेवल में? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या करेगा, ये इस फोटोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर एक्साइट हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गया, इसको कहते हैं ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं एक्साइटेशन। इलेक्ट्रॉन का लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में शिफ्ट हो जाना, इसको कहते हैं एक्साइटेशन। इसको हम क्या कहते हैं? एक्साइटेशन। आई बात समझ में? अब देखो, यहां इसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे E2 से, तो लोअर एनर्जी E1, हायर एनर्जी E2। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी में, देखो आपको साइंटिफिक रूल है, साइंस का जनरल रूल है, हायर द एनर्जी लोअर इज द स्टेबिलिटी। और हर कोई ऑब्जेक्ट, हर कोई सिस्टम कायनात में लोअर एनर्जी में रहना चाहता है, बिकॉज लोअर द एनर्जी हायर इज द स्टेबिलिटी। अब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया,
ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, ये इसकी लोअर एनर्जी स्टेट जो है ना, इसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं। देखो, जहां इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी स्टेट में होता है उसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट, और फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करके जहां वो चला जाता है वहां उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, दैट्स कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। बात समझ में आई ना बच्चा? अब इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, अब इलेक्ट्रॉन N1 से N2 गया, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में गया। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर हायर एनर्जी लेवल में है, हायर एनर्जी स्टेट में ये बेटा स्टेबल नहीं होता, इसीलिए क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन नीचे वापस आएगा, एक्साइटेशन, ये वापस आ जाएगा। लेकिन जब वापस आएगा ये बेटा एनर्जी बाहर फेंकेगा, ये फोटोन बाहर फेंकेगा, ये एनर्जी बाहर फेंकेगा। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में जंप कर सकता है, इसको एक्साइटेशन कहते हैं। लेकिन हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होता, इसीलिए वो नीचे वापस आता है। लेकिन जब वो वापस आता है वो फोटोन एमिट करता है, रेडिएशन एमिट करता है। तो ये पॉइंट हमने यहां पे नोट किया है, आप यहां पे जरा देख लीजिएगा, यहां पे हमने इसको नोट किया है। हाउ एवर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन अकर from lower energy state to higher energy state when required amount of energy is absorbed or emitted by an electron। यानी एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक ऑर्बिट में फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होती है टाइम के साथ। लेकिन अगर बाहर से एब्जॉर्ब की एनर्जी इलेक्ट्रॉन है तो वो लोअर शेल से हायर शेल, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, लेकिन कुछ तो एब्जॉर्ब करेगा कुछ एनर्जी, और हायर एनर्जी में वो स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए वो वापस आएगा, लेकिन वापस आते आते बाहर रेडिएशन फेंकेगा। आई बात समझ में? तो चलो, ये था पोस्टुलेट नंबर सेकंड। नाउ द पोस्टुलेट नंबर थर्ड। सी बेटा, पोस्टुलेट नंबर थर्ड क्या है, गौर कीजिएगा। सपोज ये है न्यूक्लियस, ये है पहली शेल, लोअर एनर्जी, इसको मैं ग्राउंड स्टेट कहूंगा, ग्राउंड स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट। सपोज ये है एक्साइटेड स्टेट, यानी कि हायर एनर्जी स्टेट। सपोज करते हैं, गौर कीजिएगा बच्चा, सपोज करते हैं इलेक्ट्रॉन इधर लोअर एनर्जी स्टेट में है और यहां इसकी एनर्जी E1, और जब ये ऊपर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो सपोज करते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा, इसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी तो ये ऊपर आ गया, यहां इसकी एनर्जी E2। बताओ ज्यादा कौन होगी? ऑब्वियस बात है, E2 इज ग्रेटर देन E1। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कम होती है, यहां एनर्जी कम होती है, एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी ज्यादा होती है। मगर मैंने अभी आपको बोला, जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में होता है वहां वो स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए ये वापस आएगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा ग्राउंड स्टेट में। लेकिन वापस आते आते ये एक रेडिएशन बाहर फेंकेगा, ये फोटोन बेटा इमिट करेगा। और उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे? अब बड़ा सिंपल है, देखो यहां हायर एनर्जी है, यहां लोअर एनर्जी है। जब ये वापस आएगा, ये फोटोन इमिट करता है, उस फोटोन की एनर्जी क्या होगी? देखो बेटा, उस फोटोन की एनर्जी क्या होगी? दैट विल बी इक्वल टू हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में क्या है और ग्राउंड स्टेट में क्या है? देखो सपोज अगर यहां पे है इसकी एनर्जी 10, यहां पे है इसकी एनर्जी 5। अब जो एनर्जी बाहर फेंकी गई वो क्या होगी? 10 माइनस 5, वो कितना बनेगा बेटा? दैट विल बी 5। सो इट विल बी E2 माइनस E1। तो जरा यहां से फ्रीक्वेंसी निकालो, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन H। E2 minus E1 is the change in energy, so we can write mu equal to del E upon H। बेटा ये जो रूल है ना, इस रूल को कहते हैं बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल, इसको कहते हैं बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल। ये तीनों इक्वेशंस, दिस इज द बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल। यानी बेटा याद रखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी आता है, जो वो बाहर रेडिएशन इमिट करता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है यहां ऐसे हम निकाल सकते हैं। इसको कहते हैं बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल, बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल। आई बात समझ में? बोहर्स
फ्रीक्वेंसी रूल। ओके, सो यही पॉइंट हमने यहां पोस्टुलेट जो है ये हमने नोट किया था। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन absorbed or emitted when transition of an electron occurs is given by। आई बात समझ में? जब एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो जाएगी लोअर टू हायर, हायर टू लोअर, जो ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा या जो ये रेडिएशन इमिट करेगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी है बेटा यहां से हम निकाल सकते हैं और इस इक्वेशन को हम कहते हैं बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल। आई होप आपने इस चीज को समझा होगा। ठीक है ना बच्चा? चलो अब हम क्या करेंगे बेटा यहां पे, अब हम यहां पे एक और पॉइंट पढ़ेंगे, फोर्थ पोस्टुलेट, और ये लास्ट पोस्टुलेट होगा बोहर्स थ्योरी का। अब देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो देखो, अगर फॉर एग्जांपल ये एक एटम का न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये, एक सेकेंड बेटा, सपोज ये पहली एनर्जी लेवल है यानी कि पहली शेल, ये दूसरी एनर्जी लेवल है मान लीजिए सेकंड शेल, ये तीसरी एनर्जी लेवल है मान लीजिए इट इज द थर्ड शेल। अगर फॉर एग्जांपल यहां इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए यहां इलेक्ट्रॉन है, या यहां सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन है, या थर्ड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियस बात है अगर एक बॉडी, अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसके साथ भी होगी ना मोशन, उसके साथ भी होगा ना मोमेंटम, और दैट मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम। देखो अगर एक बॉडी स्ट्रेट चलती है, अगर उसकी टू डायमेंशनल मोशन है तो उसके साथ भी मोमेंटम होता है, दैट्स द लीनियर मोमेंटम। लेकिन अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में चल रही है उसके साथ भी जो मोशन होती है उसके साथ भी बेटा मोमेंटम होता है, बट दैट इज एंगुलर मोमेंटम। मतलब इस इलेक्ट्रॉन का अपना एंगुलर मोमेंटम होगा, इसका अपना एंगुलर मोमेंटम होगा, इसका अपना एंगुलर मोमेंटम होगा। बोहर ने कहा एक इलेक्ट्रॉन जो एक पर्टिकुलर शेल में होता है वहां उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो फिक्स्ड होता है, उसके भी डेफिनिट वैल्यूज होते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज होते हैं, सारे के सारे वैल्यूज पॉसिबल नहीं होते। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्वांटाइज्ड, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है एक डेफिनेट ऑर्बिट में, एक डेफिनेट शेल में, वो भी बेटा क्वांटाइज्ड होता है, वो भी फिक्स्ड होता है, उसके भी डिस्क्रीट वैल्यूज होते हैं, सारे वैल्यूज पॉसिबल नहीं होते। और बेटा इसके लिए कोई मैथमेटिकल डेराइवेशन बोहर ने नहीं की, लेकिन उसको लगा एक इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, इट इज एंगुलर मोमेंटम, इट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ये बेटा ध्यान में रखिए ये फॉर्मूला, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m देखिए बेटा, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जिस शेल में है, जिस शेल में इलेक्ट्रॉन है उसकी रेडियस, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, h तो पता ही है, प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 भी पता है, और पाई तो ऑलरेडी पाई है। ठीक है ना बच्चा? तो याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिटर्स में रिवॉल्व कर सकता है जहां एंगुलर मोमेंटम n का ये ना h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। से फॉर एग्जांपल क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकते हैं, इधर देखो, इफ n इज इक्वल टू 1 तो एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू h बाई 2 पाई होगा, तो ये पॉसिबल है। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है तो फिर mvr इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाई 2 पाई होगा, 2 and 2 कैंसिल, तो ये बनेगा h बाई पाई, तो ये वाला एंगुलर मोमेंटम भी पॉसिबल है। इसी तरह से mvr इक्वल टू 3h डिवाइडेड बाई 2 पाई। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं शेल्स में, उन्हीं ऑर्बिटस में रिवॉल्व करेगा जहां पे उनका एंगुलर मोमेंटम या तो h बाई 2 पाई होगा, या तो h बाई पाई होगा, या तो 3h बाई पाई होगा, है ना? इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, यानी h बाई 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, वायर n इज इक्वल टू 1 2 3 4। इनको छोड़कर कोई भी शेल पॉसिबल नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन बेटा रिवॉल्व कर सकता है। आई होप आपने इस चीज को भी अंडरस्टैंड किया होगा। नाउ
उसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल। लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल, बोहर ने जो अपना मॉडल दे दिया, ये एग्जाम स्पेसिफिक नोटिस है बेटा, मैं डिटेल में नहीं जाता हूं, वरना बोहर्स मॉडल क्लासरूम में मैं तकरीबन 10 दिन पढ़ाता हूं, लेकिन यहां सिर्फ बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ाता हूं। अब बेटा एक और इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट आर द लिमिटेशंस? बोहर की लिमिटेशन क्या है? पहली बात मैंने अभी बोला, बोहर का मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए है जिनमें सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, वहां बोहर का मॉडल एप्लीकेबल है। तो ये एक लिमिटेशन है, आई बात समझ में? तो पहला लिमिटेशन क्या है? It is applicable to single electron systems, like it is applicable to hydrogen, it is applicable to He+, it is applicable to Li2+। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए बेटा ये एप्लीकेबल है, ठीक है ना? ये हो गया आपका पहला पॉइंट। नाउ दूसरा पॉइंट यहां पे देखिए, कंसिडर्ड एटम एज 2D स्ट्रक्चर। बेटा ये 2D स्ट्रक्चर है, 2D यानी कि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। देखो बोहर ने क्या किया, बोहर ने देखो बेटा, जैसे एक प्लेट होता है ना, लाइक ए प्लेट से मान लीजिए ये 2 डायमेंशनल शीट है, ये लाइक अ प्लेट, ये 2 डायमेंशनल है, ठीक है ना? और अगर ऐसे स्फीयर है तो वो 3 डायमेंशनल है। बोहर ने कंसीडर किया एटम को एज 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इट्स अ प्लेनर स्ट्रक्चर, 2 डायमेंशनल। बोहर ने एटम को 3D स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं किया। एटम को 2D स्ट्रक्चर कहना गलत है, क्योंकि एटम 2D नहीं है, बल्कि ये एक 3D स्ट्रक्चर है, इट्स अ बॉल, इट्स अ स्फीयर, ठीक है ना, जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये बात भी बेटा गलत है इसकी, ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। क्या? कंसीडर्ड एटम एज 2D स्ट्रक्चर, इनको एटम को 3D स्ट्रक्चर कंसीडर करना था। एक और लिमिटेशन, इलेक्ट्रॉन वाज कंसीडर्ड एज पार्टिकल ओनली। और आपको तो मालूम होगा, जिस तरह लाइट रेडिएशन, जिस तरह लाइट का ड्यूअल बिहेवियर है, ड्यूअल कैरेक्टर है, पार्टिकल कैरेक्टर भी और वेव कैरेक्टर, इसी तरह से पार्टिकल जो होता है उसका भी ड्यूअल बिहेवियर है। अगर एक छोटा सा पार्टिकल मान लीजिए इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा, एक तो पार्टिकल तो है ही ये, लेकिन इसके साथ एसोसिएट वेव भी होगी, मगर बोहर ने इलेक्ट्रॉन को सिर्फ पार्टिकल माना था, वेव कैरेक्टर उसने इलेक्ट्रॉन का कंसीडर नहीं किया, जो कि इसकी एक लिमिटेशन है। फोर्थ लिमिटेशन देखो क्या है, फोर्थ लिमिटेशन देखो बेटा क्या है, could not explain spectrum of atoms other than hydrogen। देखो बेटा, अगर हम बात करेंगे, बोहर ने जो अपना मॉडल दे दिया वो हाइड्रोजन के लिए दिया और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। अगर हम ऐसे एटम्स लेंगे जिनका एटॉमिक नंबर जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक से ज्यादा होंगे, तो बोहर की थ्योरी उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, और ना उन एटम्स का स्पेक्ट्रम बेटा एक्सप्लेन किया जा सकता है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, उनका जो स्पेक्ट्रम है वो बोहर्स थ्योरी से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एंड लास्ट लिमिटेशन पढ़ेंगे, नो इंफॉर्मेशन अबाउट कंबाइनिंग टेंडेंसी ऑफ एटम्स। बोहर ने तो अब बताया सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स फिक्सेड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, एक डेफिनेट एनर्जी होती है, डेफिनेट एंगुलर मोमेंटम होता है, लेकिन एटम्स क्यों कंबाइन होते हैं इस बारे में उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो ये बोहर्स मॉडल। नाउ आगे बढ़ते हैं, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। देखो बेटा, आपको मालूम है जो लाइट है, 10th क्लास से पढ़ा है आपने, लाइट का ड्यूअल बिहेवियर है, लाइट का ड्यूअल नेचर है, यानी पार्टिकल कैरेक्टर भी और वेव कैरेक्टर भी। यानी जो लाइट है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इट इज हैविंग अ वेव कैरेक्टर, लेकिन साथ में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया नहीं, ये तो जो लाइट है इसका पार्टिकल कैरेक्टर भी है। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन को पहले माना जाता था, एक प्रोटॉन को, एक एटम को, एक मॉलिक्यूल को, इन छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को माना जाता था पहले पार्टिकल, लेकिन बाद में डी ब्रोगली अंकल जी आ गए।
डिब्रोगली अंकल जी ने क्या किया, 1924 में इन्होंने बताया जिस तरह लाइट का ड्यूअल कैरेक्टर है, पार्टिकल कैरेक्टर और वेव कैरेक्टर, इसी तरह माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जब मूव करते हैं तो उनका भी ड्यूअल कैरेक्टर है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसका भी ड्यूअल कैरेक्टर, पार्टिकल कैरेक्टर भी और वेव कैरेक्टर भी। अगर एटम मूव करेगा तो पार्टिकल कैरेक्टर भी है और वेव भी इसके साथ एसोसिएट होगी। अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मॉलिक्यूल्स, आयोन्स जब ये चलेंगे तो इनका भी ड्यूअल कैरेक्टर होगा। इसी को बेटा डिब्रोगलीज हाइपोथेसिस कहते हैं। यानी डिब्रोगली अंकल ने क्या कहा था, जिस तरह लाइट का ड्यूअल कैरेक्टर, इसी तरह से पार्टिकल्स का जो मोशन में होंगे उनका भी ड्यूअल कैरेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, जस्ट लाइक लाइट हैज dual nature, just like light has dual nature, material particles like electrons should also possess dual character, that is particle character and wave character. तो डिब्रोगली अंकल ने बोला जिस तरह लाइट का ड्यूअल कैरेक्टर है, पार्टिकल कैरेक्टर और वेव कैरेक्टर, इसी तरह से मटेरियल पार्टिकल्स का ड्यूअल कैरेक्टर होना चाहिए। यानी अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा तो पार्टिकल तो है ही, लेकिन जब वो मूव करेगा तो उसके साथ भी एसोसिएट वेव होगी। आई बात समझ में? नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां नीचे देखिए बेटा, ए फोटॉन्स पोजेस मोमेंटम एंड वेवलेंथ, मूविंग इलेक्ट्रॉन शुड आल्सो पोजेस वेवलेंथ एंड मोमेंटम। अरे भाई यहां अभी मेरे सामने लाइट है, इससे निकलते हैं फोटॉन्स। फोटॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बंडल होता है, तो उसका मोमेंटम भी होगा और उसकी वेवलेंथ भी। अगर लाइट का ड्यूअल कैरेक्टर है, डिब्रोगली ने कहा पार्टिकल का भी ड्यूअल कैरेक्टर है, इलेक्ट्रॉन का भी ड्यूअल कैरेक्टर है, मतलब पार्टिकल भी है और वेव नेचर भी है। तो अगर वेव नेचर है तो इसका मोमेंटम निकालो भाई, अगर मोमेंटम निकाल रहे हो तो इसका वेवलेंथ भी निकालो। आई बात समझ में? अब ये कहलाता है डिब्रोगलीज हाइपोथेसिस। शॉर्ट में याद रखो, डिब्रोगली ने कहा जिस तरह लाइट का ड्यूअल नेचर, पार्टिकल्स का भी ड्यूअल नेचर, फोटॉन्स का अगर मोमेंटम और वेवलेंथ निकालते हो, इसी तरह से हम पार्टिकल जब मूव करेंगे तो उनका भी मोमेंटम और उनका भी वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं। अब देखो बेटा, एक होती है जो लाइट के साथ एसोसिएट वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब दूसरा, अगर पार्टिकल मोशन में होगा, इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा, प्रोटॉन मोशन में होगा, एटम मोशन में होगा, मॉलिक्यूल मूव करेगा, उसके साथ जो एसोसिएट वेव होगी, यानी पार्टिकल्स, मटेरियल पार्टिकल्स के साथ जो वेव्स एसोसिएट होंगी, उनको बेटा मैटर वेव्स कहते हैं या उनको डिब्रोगली वेव्स कहते हैं। यहां पे हमने नोट किया हुआ है बेटा वो पॉइंट, वेव्स एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल्स आर नोन एज मैटर वेव्स और डिब्रोगली वेव्स। यानी अगर छोटा सा एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है, पार्टिकल है ही, तो ये वेव कैरेक्टर भी रखता है, इसकी वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं और इसका मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट वेव है, इसको मैटर वेव कहेंगे, डिब्रोगली वेव कहेंगे। पार्टिकल के साथ जो वेव्स एसोसिएट है उनको बच्चा क्या कहेंगे, उनको मैटर वेव्स या डिब्रोगली वेव कहेंगे। आई बात समझ में? अब हमारे पास एक सवाल है। अब से फॉर एग्जांपल, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है, इधर देखिए बेटा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मास है m और ये मूव करता है विद वेलोसिटी v, तो बताइए इसकी वेवलेंथ क्या होगी, बताइए इसका मोमेंटम क्या होगा। अब अगर ये वेव है तो डिब्रोगली अंकल से पूछेंगे। तो देखो किस तरह से मैं वो बेटा वो इक्वेशन आपके सामने देता हूं। मैंने दो इक्वेशंस दी, एक तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस, एस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, यानी ये वाली E इक्वल टू mc स्क्वायर। दूसरी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में E इज इक्वल टू h न्यू। यानी दोनों इक्वेशंस हमें एनर्जी देती है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ब्लेंड करेंगे, यहां से हम मटेरियल पार्टिकल के साथ कितनी वेवलेंथ एसोसिएट होगी वो वाली इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है बच्चा? चलो चलो बेटा, सी बेटा यहां देखिए, नाउ ये भी एनर्जी ही है बेटा, ये भी एनर्जी है। यहां E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, यहां E इज इक्वल टू h न्यू, दैट मीन्स mc स्क्वायर विल बी इक्वल टू h न्यू। ठीक है ना? तो देखिए बेटा, ये कहलाएगा mc स्क्वायर इक्वल टू h। न्यू किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर, c बाय लैम्डा।
तो दिस विल बी सी अपॉन लेमडा, सी और सी कैंसल, तो वहां आएगा mc इक्वल टू h अपॉन लेमडा। तो लेमडा को यहां ले जाएंगे हम, यहां लेमडा को यहां ले जाओ और mc को यहां ले आओ, तो ये क्या बनेगा, लेमडा विल बी इक्वल टू h अपॉन mc। पहले देखो ये जो मैंने आपको इक्वेशन दी, ये क्या हमें देता है सर, ये हमें देगा वेवलेंथ, मगर किसकी वेवलेंथ, ये तो फोटॉन की देगा। क्यों, क्योंकि यहां पे जो c है ना, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इस इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, वेवलेंथ ऑफ फोटॉन, वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर बेटा इसमें से हम इस c को रिप्लेस करेंगे बाय v, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेकिन हमें तो लाइट की वेवलेंथ नहीं निकालनी है। अगर पार्टिकल मोशन में होगा उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएट होगी, हमें तो वही वेवलेंथ निकालनी है। सपोज अगर ये कोई पार्टिकल है, इसका मास है m, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, बताओ वेवलेंथ कितनी एसोसिएट होगी। हमने ये वाली इक्वेशन जो निकाली ना, इधर देखो ये वाली जो इक्वेशन निकाली, ओ सॉरी ये ब्लर हो गया, देखिए इधर देखिए आप बेटा गौर से, इधर देखिए हमने जो ये वाली इक्वेशन निकाली, लेमडा इक्वल टू h बाई mc, इससे लेमडा निकालेंगे, वेवलेंथ निकालेंगे फोटॉन की, लाइट की, लेकिन पार्टिकल की नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहां जो हमने वेलोसिटी दी हुई है ना c, इसके बदले हम पार्टिकल की वेलोसिटी देंगे कि पार्टिकल किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये बनेगा लेमडा इक्वल टू h अपॉन mv। ये जो इक्वेशन है ना बेटा, दिस इक्वेशन विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल। अगर एक पार्टिकल जिसका देखो ये एक पार्टिकल है, इसका मास m और ये मूव करता है विद द वेलोसिटी v, तो इसकी वेवलेंथ जो है h अपॉन mv फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। और आपको मालूम होना चाहिए बेटा, आपको मालूम होना चाहिए मास इंटू वेलोसिटी जो होती है, मास इंटू वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ना, लेमडा इक्वल टू h अपॉन mv के बदले क्या लिखेंगे, mv के बदले p लिखेंगे। तो ये एक और इक्वेशन बन गई de Broglie's हाइपोथेसिस की, ठीक है। ये बेटा इक्वेशंस आपको ध्यान में रखनी है, ये बेटा इक्वेशंस आपको ध्यान, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, आपको एक पार्टिकल का मास और वेलोसिटी दी जाएगी, बताया जाएगा बताओ उस पार्टिकल की वेवलेंथ। इसी तरह से आपको मोमेंटम भी दिया जाएगा और आपको निकालनी होगी वेवलेंथ। और यहां से हम बेटा देखेंगे वेवलेंथ और मोमेंटम का क्या रिलेशन है, इनवर्स, यानी लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। जितना पार्टिकल का मोमेंटम ज्यादा होगा उतनी वेवलेंथ कम होगी, जितना पार्टिकल का मोमेंटम कम होगा उतनी वेवलेंथ ज्यादा, जितना पार्टिकल का मोमेंटम ज्यादा होगा उतनी वेवलेंथ कम होगी। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा, आई बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे भाई इसमें इतनी फॉर्मूले हैं, इतनी कि अभी 1 घंटा और लग सकता है। हम वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल को रिलेट कर सकते हैं, टेम्परेचर को, लेकिन ये सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो बताइए हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये जो हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल दिया था वर्नर हीजनबर्ग ने, ये दिया था वर्नर हीजनबर्ग में 1927 में, ये ऊपर लिखा था मैंने, बहरहाल मैंने सेकंड टाइम लिखा। दिस प्रिंसिपल वॉज गिवन बाय वर्नर हीजनबर्ग इन 1927। अब ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है, देखो यहां देखो बेटा, सपोज करते हैं ये एक रेल है, इस रेल का मास है m और ये मूव करती है विद द वेलोसिटी v। ऑब्वियसली ये एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये एक बड़ी बॉडी है, तो पॉसिबल है हम बता सकते हैं ये जो बड़ी रेलगाड़ी है इसकी पोजीशन क्या है और इसका मोमेंटम, इसकी मोशन, मास इनटू वेलोसिटी, जिसको आप सिंपल भाषा में कहते हो, हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं।
यहां से एक बड़ा ऑब्जेक्ट चल रहा है, मूव कर रहा है, तो हम देखते हैं इसको, हम कह सकते हैं कि ये जो बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये जो बड़ी बॉडी है, ये जो ह्यूज बॉडी है, ये कहां पर है, पोजीशन क्या है इसकी, और इसका मोशन, इसकी मोमेंटम, इसकी वेलोसिटी क्या है। लेकिन अब मुझे बताओ, अगर एक छोटा सा पार्टिकल होगा, बहुत ही छोटा सा, जो आंख से दिखता ही नहीं है, एवं की किसी मशीन से भी नहीं दिखता, अगर उसका मास है m और वो मूव करता है विद वेलोसिटी v, काफी हाई वेलोसिटी से करता है मूव, इज इट पॉसिबल कि आप एक साथ इस पार्टिकल का पोजीशन भी बता सकते हो और इसकी वेलोसिटी भी बता सकते हो या इसका मोमेंटम बता सकते हो। अरे सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, सिंपल भाषा में, एक छोटा सा जर्रा ले लो और वो हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्या आप बता सकते हो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है और उसका एग्जैक्ट मोमेंटम कितना है? नहीं बता सकते। तो हीजनबर्ग अंकल ने यही बोला कि जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, लाइक प्रोटॉन्स, लाइक न्यूट्रॉन्स, लाइक एटम्स, लाइक मॉलिक्यूल्स, जब ये मोशन में होते हैं, जब ये हाई वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि हम एक साथ बताएं कि पोजीशन क्या है इस पार्टिकल की और मोमेंटम क्या है इस पार्टिकल का। अगर हम फोकस करेंगे मोमेंटम निकालें, अगर हम फोकस करेंगे कि हम मोमेंटम निकालें, तो हमारी पोजीशन एक्यूरेट नहीं आएगी। अगर हम फोकस करेंगे कि पोजीशन क्या है छोटे पार्टिकल की, तो हमारा मोमेंटम एक्यूरेट नहीं आएगा। इसी प्रिंसिपल को हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। तो जरा बताइए क्या कहता है प्रिंसिपल? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर मोमेंटम and position of microscopic particles simultaneously with accuracy। यानी बेटा, हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि हम छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं एक ही टाइम पे कि इन पार्टिकल्स की पोजीशन क्या है और इनका मोमेंटम क्या है। सपोज अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इधर देखिए, मैं पहले इसको रब करता हूं, इधर देखिए बेटा, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए बेटा। सपोज ये है न्यूक्लियस, सपोज, सॉरी मैं पहले यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं, सपोज ये रेड कलर का आपको जो दिख रहा है ना, ये सपोज दिस इज न्यूक्लियस, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, आप तो एटम को नहीं देख पा रहे हो, ठीक है ना, फिर इलेक्ट्रॉन की तो बात ही नहीं है। सपोज इस इलेक्ट्रॉन का मास है m और ये मूव करता है विद वेलोसिटी v और इसका मोमेंटम है p इलेक्ट्रॉन का। अब ये इलेक्ट्रॉन मोशन में है, विद अ वेरी हाई वेलोसिटी ये मूव कर रहा है। क्या आप बता सकते हो एक ही टाइम पे कि इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है और इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना है? बिल्कुल नहीं बता सकते हो। अगर आप पोजीशन पे फोकस करोगे, आप सारा अपना फोकस पोजीशन पे लगा दोगे कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, तो फिर आपको मोमेंटम जो है वो लेस एक्यूरेट आएगा। और अगर आप बेटा मोमेंटम पे फोकस करोगे तो आपकी जो पोजीशन है वो बेटा लेस एक्यूरेट आएगी। अब इसमें एक्सपेरिमेंट्स है, हम फोटॉन्स का यूज करते हैं। देखो, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें फोटॉन्स की जरूरत पड़ती है, लाइट की जरूरत पड़ती है। जब हम यहां से फोटॉन देंगे, फिर वो इलेक्ट्रॉन को हमें लोकेट करना है, तो अब ये जो यहां से फोटॉन दे रहे हैं, ये हाई एनर्जेटिक, लो एनर्जेटिक हो सकता है, उससे पोजीशन, मोमेंटम दोनों चेंज हो जाएगा। तो याद रखिएगा, हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की पोजीशन और मोमेंटम एक साथ एक्यूरेटली नहीं बता सकते। अगर एक पे फोकस करेंगे, दूसरा लेस एक्यूरेट आएगा। आई बात समझ में? इससे ज्यादा मैं यहां पे कुछ नहीं कहूंगा, वरना ये बहुत वास्ट है। अब इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, सपोज करते हैं ये कोई पार्टिकल है, अगर इसकी एग्जैक्ट पोजीशन है x, तो अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम तो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी, कुछ ना कुछ एरर तो मेजरमेंट में आएगी। सपोज दैट इज डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन।
इसी तरह से अगर ये जो पार्टिकल है, अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, इसका मास है m, सपोज इसका मोमेंटम है p, लेकिन अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का, पार्टिकल का मोमेंटम क्या है। सो सपोज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज डेल्टा p। ये देखो, सपोज करते हैं डेल्टा p इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो हेजनबर्ग ने कहा कि आप कितना भी कोशिश करो एक्यूरेट रिजल्ट्स निकालने की, एक्यूरेट पोजीशन और एक्यूरेट मोमेंटम निकालने की, लेकिन कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी। कितनी? उन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करी, डेल्टा एक्स यानी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन into delta p, uncertainty in momentum is greater or equal to h upon 4 pi। यानी कितनी भी कोशिश करो इतनी अनसर्टेनिटी आनी ही आनी है। गौर कीजिएगा, कुछ भी करो इतनी अनसर्टेनिटी आपके मेजरमेंट में आएगी। बात समझ रहे हो ना? अब यहां पे देखो, डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। बाकी आपको पता है। अब देखिए बेटा, यहां पे अगर फॉर एग्जांपल हम डेल्टा पी देखेंगे, डेल्टा पी किसके बराबर होगा? पी इज मोमेंटम। मोमेंटम किसके बराबर होता? मास इंटू वेलोसिटी। मास तो फिक्स्ड है, मास तो पता ही है कितना है सपोज इलेक्ट्रॉन का। तो अगर अनसर्टेनिटी आएगी तो वो किस में आ जाएगी? वो तो वेलोसिटी में। तो ये बनेगा m डेल्टा v। अब बताओ इक्वेशन क्या बनेगी? डेल्टा x डॉट डेल्टा p के बदले क्या देंगे? m डेल्टा v ग्रेटर और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ये इक्वेशन भी बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिएगा, हो सकता है आपको एग्जाम में ये पूछा जाए। ठीक है, दिस इज हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आई बात समझ में? अच्छा बेटा, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक और पॉइंट बताऊं, इफ द डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0, अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 0 है, मतलब आपने इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया कि पोजीशन को एक्यूरेट निकाला, उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, तो फिर बताइए वो जो बाकी सारी अनसर्टेनिटी है वो किस में आएगी? फिर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, डेल्टा P will be greater or equal to h upon 4 pi delta x। अगर डेल्टा x 0 है तो डेल्टा P जो है that will be infinity, that will be infinity। ठीक है ना? मतलब आपने इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन निकाली, उसमें एरर नहीं आया, उसमें अनसर्टेनिटी नहीं आया। तो वो जो एरर है अब वो किस में आ सकती है? वो तो पोजीशन में या ना मोमेंटम में आ सकती है। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा कॉन्सेप्ट व्हाट इज ऑर्बिटल। देखो बेटा, ऑर्बिटल क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में बोर्ड में अगर आएगा किस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। देखो, सपोज करते हैं, ये देख लीजिएगा, ये एक एटम है, एटम के सेंटर में है न्यूक्लियस। अब हीजनबर्ग ने बताया कि आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, तो यहां कॉन्सेप्ट एक इंट्रोड्यूस किया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब हम ये नहीं बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली किधर है, किस जगह पे है, किस रीजन में है, लेकिन हम यह बता सकते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस किस रीजन में ज्यादा है। उस रीजन को जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने के चांस मैक्सिमम होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल। अब सपोज ये न्यूक्लियस है, यहां देखो न्यूक्लियस के अराउंड इतनी स्पेस है, किस रीजन में इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस ज्यादा है, मैक्सिमम है, दैट्स कॉल्ड एज एन ऑर्बिटल। तो अगर आपको कल को एग्जाम में पूछा जाएगा डिफाइन ऑर्बिटल, व्हाट इज एन ऑर्बिटल, तो आप इस तरह से डेफिनेशन को लिख लीजिएगा, द 3 डायमेंशनल रीजन। ये एक साइड से नहीं है, सपोज अगर ये न्यूक्लियस है, ये तो 3 डायमेंशनल रीजन है ना, स्फीयर है ना, हर साइड से इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना, तो 3 डायमेंशनल रीजन लेना है। 3 डायमेंशनल रीजन where the probability of finding an electron is maximum around the nucleus। न्यूक्लियस के अराउंड
वो रीजन, सपोज ये रीजन है, ये रीजन, यहां पे इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस ज्यादा है, तो हम इस रीजन को कहेंगे ऑर्बिटल. तो 3 डायमेंशनल रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अराउंड द न्यूक्लियस इज नोन एज ऑर्बिटल. ईच शेल इज कंपोज्ड ऑफ सब शेल्स व्हिच कंटेन ऑर्बिटल्स. देखो बेटा, पहले है न्यूक्लियस, उसके बाद शेल्स, एनर्जी लेवल्स, और हर एक एनर्जी लेवल में सब एनर्जी लेवल, सब शेल्स होती हैं, और हर एक सब शेल में ऑर्बिटल्स. देखो, एटम, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स, शेल्स में सब शेल्स,